कि हैदराबाद दारुसलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उलमा इकराम इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के ज़रिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मुफाद में नहीं है। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि जो पार्लियामेंट वक्फ कमेटी के मेंबर्स हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल परमिट करता है तो वो भी आकर 19 अप्रैल के दिन 19 अप्रैल के दिन जो ये पब्लिक मीटिंग होने जा रही है उसमें हिस्सा लेंगे। 19 अप्रैल के दिन मगरिब की नमाज बाजमात दारुसलाम के ग्राउंड में अदा की जाएगी। उस नमाज में जनाब रिजवान कुरैशी साहब जो ख़तीब और इमाम मक्का मस्जिद है नमाज मगरिब पढ़ाएंगे और उसके बाद उनकी क़िरत से ही जलसे का आगाज़ होगा। तो ये एक अहम इत्तला मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो हमारे भारत के आइन के आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 का एक ग्रेव वायलेशन है। और हम ये समझते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर जो एंक्रोचमेंट हो चुका है उन एंक्रोचर्स को हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रेवेन्यू या आमदनी में इजाफ़ा करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ना ही ये मुसलमानों के मुफाद में है, बल्कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज़, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्राबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले क़ानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मज़हब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। इन धर्म के बोर्डों में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। इन धर्मों में बाय यूसेज वो उस धर्म की प्रॉपर्टी बन सकती है और इन धर्म के बोर्डों में दूसरे धर्म के मानने वाला भी उनको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। ये तमाम चीज़ें इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के इस धर्म के बोर्ड से छीन ली हैं।
हम हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को ये बताना चाहेंगे, सिख भाइयों को बताना चाहेंगे और हमारे जैन भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ अपने ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविज़न रखती है। और जब आपके पास लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जिसके ज़रिए से अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, जैन धर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। वो मुस्लिम धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके नरेंद्र मोदी की सरकार एंक्रोचर को मालिक बनाना चाह रही है एडवर्स पोजेशन की बुनियाद पर। और फिर आर्टिकल 26 के तहत हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इख्तियार मिलता है, उसको एडमिनिस्टर करने का इख्तियार मिलता है और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने का इख्तियार मिलता है। ये मुसलमानों से छीना जा रहा है। और आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि इस मुस्लिम धर्म के इस बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, मांझी साहब ने और कुमारस्वामी ने किया है, उसमें सेक्शन 3D आप पढ़िए। सेक्शन 3D को जब पार्लियामेंट में ये बिल डिबेट हो रहा था, उसको बुज़दिली से अमेंडमेंट को पेश किया गया। और अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जो भी मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुरखाने, इमाम बाड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट रहेंगे। अब ये बिल बनने के बाद उनका रजिस्टर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब आप मेरे को बताइए, सच्चर कमेटी में 180 प्रॉपर्टीज़ जो सच्चर कमेटी ने, आप उसके लास्ट पेजेस देखिए, आखिरी के 8-10 पेजेस में 180 प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी ने कहा कि ASI के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज़ को खो देंगे, जिसमें मस्जिद भी है, खानखाएँ भी हैं, क़ब्रिस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफ़ेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में ASI प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते ASMR एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करे, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 पढ़ो उसका आप। सेक्शन 2 में लिखा गया कि इस एक्ट से पहले जो ट्रस्ट थे जिनका मकसद वक्फ की तरह हो, और इस एक्ट के बाद जो ट्रस्ट हैं जिनका मकसद वक्फ की तरह, वो ट्रस्ट में रहेंगे। वो क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया, अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फ़ायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को, उस प्रोविज़न में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को ख़रीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया, इस सेक्शन 2 से सबसे पहला फ़ायदा उस शख्स को होगा, सबसे पहला फ़ायदा उसको होने वाला है। दूसरा, इस बिल में ये कहा गया कि अगर
बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, नहीं वक्फ बाय यूजर नहीं है, वक्फ बाय यूजर है, परेशान मत हो, क्यों हो रहे हैं, ओवैसी झूठ बोल रहा है। देखिए, हिंदू धर्म में बाय यूसेज, टेंपल बाय यूसेज, मठ बाय यूसेज उस धर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है। और हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े जूरिस्ट है, उनका नाम है B.K. मुखर्जी। B.K. मुखर्जी एक जज थे, और B.K. मुखर्जी की किताब में उन्होंने क्लियरली लिख दिए कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज वो उस डीटी की या मूर्ति की या उस मंदिर की प्रॉपर्टी या मठ की प्रॉपर्टी बन सकती है। अब मोदी सरकार जो है इतना गंदा काम किया है, मैलिफाइड है, कि ये बोल रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूसेज रहेगा, मगर अगर डिस्प्यूट होगा या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूसेज नहीं होगा। अब मैं अगर वक्फ मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वक्फ बाय यूसेज को इस्तेमाल नहीं करूंगा तो किसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा? डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट कोई भी क्रिएट कर देगा, कोई भी जाके बोल देगा मेरी प्रॉपर्टी है, तो जब वक्फ बाय यूज खत्म हो जाएगा। और बार बार आपसे कह रहा हूं, ये सरकार झूठ बोल रही है। राम मंदिर के जजमेंट में, बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूज होगा, बाज़ाब्ता उन्होंने बताया कि उसका एविडेंस ये होगा, उसका पोजेशन होना चाहिए। वक्फ बाय यूज को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर में अपहेल्ड किया है, और ये सरकार उसमें बोल रही कि नहीं डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा। तो सच्चर कमेटी में दिल्ली के 120 प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सच्चर ने कमेटी ने कहा कि अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, दिस शुड बी रिटर्न टू द दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस करना चाहिए। और सच्चर कमेटी ने कहा कि उस 120 सिर्फ दिल्ली के प्रॉपर्टीज की 2007 में मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ रुपये है, 8,000 करोड़। अब जब ये वक्फ बाय यूज का प्रोविजन आएगा, लॉ बन गया, 120 प्रॉपर्टीज चले गए मेरे, जिसमें दरगाहें भी हैं, जिस पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद है, जिसके इमाम रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह साहब हैं, वो चले गए। अब कल गवर्नमेंट बोले नहीं मस्जिद तुम्हारी नहीं, हमारी प्रॉपर्टी है, लगा दिए, तो उसमें तो खत्म ही हो गया। अब दूसरा यह है कि अगर मैं जाकर ASI के मॉन्यूमेंट से, मेरे जो सच्चर ने कहा, मैं जाके बोलूंगा गवर्नमेंट ने बिल में क्या किया कि गवर्नमेंट का डेफिनेशन जो होता है उसको इतना इनलार्ज कर दिया कि उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी आ गए। अब मैं जाके बोलूंगा भाई मेरी है, तो बोलेंगे हम वक्फ बाय यूज खत्म कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड जाकर बोलेगा वक्फ बाय यूज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई खाबिज है, इंक्रोचर है, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं हम तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिए, 12 साल के बाद उन्हें मालिक बन गया। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिससे वक्फ बोर्ड को फायदा पहुंचेगा, हमको बताइए। हम तो लूज कर रहे हैं हमारे पूरे प्रॉपर्टीज को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को। आप सेक्शन 3D ला लिए, सेक्शन 2 ला लिए, सेक्शन 3C कर दिए, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा बताइए? मेरा गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा, कई जमीनों पे कब्जा है गवर्नमेंट का, तो दुनिया का उस इंसाफ का उसूल ये है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता। आप क्या कर रहे हैं? डेजिग्नेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करिए, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। हमारे देश में, वतन अजीज में, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता। डेजिग्नेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, वो किसके हक में फैसला करेगा? वो अगर आप ईमानदार थे तो आप बोलना था कि अगर ऐसे झगड़े होंगे तो कोर्ट तय करेगा, आप कोर्ट को भी निकाल दिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर। यानी हर एतबार से मुसलमान अपनी जायदादों को खोने जाएंगे। किरण रिजिजू का कल वीडियो देखा मैं, इतना झूठ बोल रहे वो, कुछ नहीं होगा। अरे आप कानून बना के छोड़ रहे हैं सेक्शन 3C के तहत। अब तो उत्तर प्रदेश में तो उन्हें छीनना चाह रहे। उत्तर प्रदेश में 91% ऑफ सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बाय यूज की है, पूरे गायब हो जाएंगे।
सेक्शन 3D के तहत क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, बताओ। सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। तो ये सब इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और उस धर्म के जो प्रॉपर्टीज है उसको उनसे छीन लिया जाए। और अफसोस की बात यह है कि चंद्राबाबू नायडू की सरकार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में एम्प्लॉयज जो नॉन हिंदू है उनको निकाल रही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का एक्ट ये कहता है कि जो टीटीडी का मेंबर होगा वो हिंदू धर्म का होना चाहिए। बोर्ड में आप एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं हिंदू नहीं है बोल के, और यहां पर आप मोदी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक लॉ की सपोर्ट करके कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को रखेंगे। देखिए कितनी हिपोक्रेसी है चंद्रबाबू नायडू की। एम्प्लॉयज का जिक्र नहीं है, टीटीडी के मेंबर्स, उनका कमिश्नर, और बार बार बोलते हैं कि नहीं वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा। तो 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने, जब उस वक्त के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थे, उन्होंने एंक्रोचमेंट निकालने का बिल पेश किया था, इलीगल ऑक्यूपेंट्स ऑन वक्फ प्रॉपर्टी। क्यों इस सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया? क्यों लिया आपने वापस? आप उसको रखते, उसमें ऐड करते, अपनी ईमानदारी को दिखाते। अच्छा, आपको जानकर एक और तकलीफ होगी कि कलेक्टर अगर किसी मुतवल्ली को कोई ऑर्डर देगा कि आप ये काम करिए और मुतवल्ली नहीं सुनता तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। अगर कलेक्टर किसी मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम नमाज में अज़ान नहीं देना, मेरा ऑर्डर है, मैं बोल रहा हूं आपको, आप बोलेंगे ऐसा कैसा कर सकते, ऐसा हो सकता, हो रहा है, तो मुतवल्ली जेल को चले जाएगा। कलेक्टर वेरीफाई करने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ में जा सकती। ये कैसा होगा? तो वक्फ बोर्ड को आप तो पोस्ट ऑफिस बना के रख दिए। वक्फ बोर्ड हैज बिकम अ पोस्ट ऑफिस कि वक्फ बोर्ड को इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, अब इस कानून बनने के बाद 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, आपको पूरे प्रॉपर्टीज को पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ लो आप, उसमें प्रोविजन है ही नहीं पोर्टल का। हिंदू धर्म में नहीं है, एंडोमेंट बोर्ड में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है। क्यों आप यहां पर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब आप पोर्टल पर रजिस्टर करने जाएंगे, मिसाल के तौर पे हमारे शौकत साहब सीनियर फोटोग्राफर हैं, ईश्वर रेड्डी साहब भी है। अब शौकत साहब एग्जाम कोई प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने जा रहे हैं पोर्टल के ऊपर कि भाई ये वक्फ है, तो फौरन कोई भी रोड चलता आदमी बोलेगा नहीं नहीं शौकत की प्रॉपर्टी नहीं है, रजिस्टर नहीं होना। अब होता क्या, इस बिल में पढ़ो, कलेक्टर अगर शौकत की प्रॉपर्टी के खिलाफ मिसाल के तौर पे इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया, जैसा इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। इट विल नॉट बी अ वक्फ प्रॉपर्टी टिल द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। अब इंक्वायरी कंप्लीट करने का कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे? इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए, बैठे आराम से बैठे रहो, मैं तो वक्फ प्रॉपर्टी लूज कर दिया। क्या इस तरह का प्रोविजन हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है? क्या इस तरह का प्रोविजन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है? जैन धर्म में है? नहीं है। यहां पर क्यों लाए फिर आप? अब पोर्टल पे चढ़ेंगे, जैसा कोई नहीं नहीं अरे ये तो है ही नहीं भाई, वक्फ की नहीं है, चलो कलेक्टर साहब ऑर्डर कर दिए इंक्वायरी, इट वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। कोई भी ऑब्जेक्शन डाल सकता है जाके। सेक्शन 3C पढ़ो आप, एनी पर्सन, अरे कौन होगा भाई, कुछ तो है ना, लोकल स्टैंड है, कुछ नहीं, डालो। तो जितने इसके जो 48 या 49 अमेंडमेंट्स है, ये कोई इसका वक्फ से ताल्लुक नहीं है। और इन्होंने एक प्रोविजन क्रिएट कर दिए कि अगर किसी को वक्फ से निकल के ट्रस्ट बनाना है तो ट्रस्ट बना लो। कहाँ इसका फायदा होने वाला है वक्फ बोर्ड को? और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एक वेबसाइट पे जाओ आप लोग, कौमी तरक्याती स्कीम है 22-23 में, मेरे ख्याल से अगर गलत मेरा मेमोरी सही है तो कुछ 17 करोड़ अलॉकेट हुए, 3 करोड़ रिलीज करें, 1 करोड़ खर्चा नहीं हुआ उसमें। इसमें कौन आके, मैं आके रोका था। 10 साल से आप सरकार में है ना, ये स्कीम 10 साल से आप क्या खर्चा करें बताओ?
तो ये अच्छा, फिर ये बोल रहे कि हम 2 महिलाओं को मेंबर बना रहे। इतना झूठ बोलते हैं लोग। 95 एक्ट में आप पढ़ो, स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, उसमें क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी का वर्ड लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 वुमेन, एटलीस्ट 2 वुमेन, और वो मुस्लिम होना चाहिए, नंबर 1। इन्हों क्या कर दिए, शैल बी 2, माने यहां वहां पर पहले क्या था, कम से कम 2 से बढ़ भी सकते थे, इन्हों 2 कर दिए खाली। फिर उसमें आप क्या कर रहे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से 11 नॉन मुस्लिम बना सकती सरकार। स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर होंगे, जिसमें से 7 नॉन मुस्लिम को बना सकते और 4 मुसलमान रहेंगे। अब इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का, एमपी कैटेगरी का इलेक्शन होता था, एमएलए का, बार काउंसिल का, मुतवल्ली का, गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी। अब जब गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी, क्यों करेंगे, प्रोविजन क्यों लेके आए, जब नॉमिनेट करेंगे तो वक्फ बाय यूज है, कोई काबिज है, समझे आप। तो गवर्नमेंट जब बोलेंगे नहीं ये वक्फ बाय यूज खत्म हो गया, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, एनक्रोचर मालिक बन गया, गवर्नमेंट जब कलेक्टर है फैसला लेंगे तो ये वक्फ बोर्ड सब खाली गूंगे अंधे बन के जी हुजूर बोलेंगे। नॉमिनेट ये लोग करेंगे ना, नॉमिनेट को ऐसे लोगों को नहीं करेंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे, जो उनको थाली बजाएंगे, जो उनके सामने लेट जाएंगे, उनको ही बनाएंगे ना। तो इसीलिए नॉमिनेशन लेके आ रहे स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। आप ये बताइए कि अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई वक्फ बोर्ड में, और एक अमेंडमेंट बता रहा हूं, तो उसको चैलेंज करने का टाइम 1 साल का है, इन्हों क्या कर दिए 2 साल कर दिए, माने लड़ते रहो लड़ते रहो। और एक झूठ जो गवर्नमेंट बीजेपी बोल रही कि नहीं वक्फ ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ कोई कोर्ट को नहीं जा सकता था, आप सुने होंगे, कोर्ट को नहीं जा सकते, कैसे, कितना झूठ बोल रहे। भारत में 14 या 20 ऐसे ट्राइब्यूनल है, चाहे जिसमें मशहूर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल, आपके ऐसे 14-15 ट्राइब्यूनल्स है, जिसके जजमेंट के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते, मगर रिव्यू पिटीशन डाल सकते, रिव्यू पिटीशन। और जब हाई कोर्ट जाता तो हाई कोर्ट पूरा रिकॉर्ड देख सकता। अब आप क्या बोल रहे, नहीं रिव्यू नहीं, अपील होगा। अपील माने पूरे एक एक कोर्ट में पूरे भारत में लाखों केसेस पेंडिंग है, लाखों, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ट्राइब्यूनल बनाया गया। इन्होंने ट्राइब्यूनल का झूठ बोले, हमारे हिंदू भाइयों को देश में झूठ बोल दिए, नहीं कोई जा ही नहीं सकता ट्राइब्यूनल। अरे जा सकता बाबा, एनजीटी का ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल, आप रिव्यू डालते हाई कोर्ट में, कौन रोक रहा, कोई रोक नहीं सकता किसी को। नहीं पूरे देश में प्रोपेगेंडा कर दिया, जा ही नहीं सकते थे, हम कर दिए। अरे क्या करें आप। और ट्राइब्यूनल का 95 एक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता था चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जैसा हैदराबाद का ट्राइब्यूनल है, ये तेलंगाना, उसको तेलंगाना हैदराबाद हाई कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट करते थे। जब वो अपॉइंट करते थे तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता आदमी हो, डिस्ट्रिक्ट जज। अब आप क्या बोल रहे, रिटायर्ड को बना सकते, जब रिटायर्ड को बनाएंगे तो उन्हें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं रहेगा। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो मुसलमानों के फायदे में, हमको बताओ। और आप बोल रहे ओबीसी को हम लाके डालेंगे। अरे भाई साहब, जिस पार्टी में 2014, 2019, 2024 में कितने मुसलमान जीत के आपके पास बताओ। अब तो 240 में चंद्राबाबू नायडू की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी और मांझी की पार्टी, कुमारस्वामी की पार्टी, एक मुसलमान नहीं है इनके पास। और इन्हों चले हम मुसलमानों की मोहब्बत में काम करें, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है आपके पास। कौन सा मुसलमानों की मोहब्बत में आप काम करने जा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये है कि ये वक्फ की बर्बादी के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाओं को छीनने के लिए। और आखिरी अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, एक वक्फ बाय इवैक्यू प्रॉपर्टी होते,
यानी जो लोग भारत को छोड़ के चले गए दूसरे कंट्री को, जाने से पहले वो बोले ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ कर रहा हूं उसको, वक्फ करके चले गए। और ख़ास तौर से इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, हरियाणा में, पंजाब में ऐसे, मैंने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बल्कि हज़ारों एकड़ के करीब या 100 एकड़ करीब ऐसे ज़मीनात हैं, उसका रेवेन्यू आता पंजाब हरियाणा, पंजाब के वक्फ बोर्ड को, हरियाणा के वक्फ बोर्ड को। अब वो प्रोविजन को ओमिट करके आप क्या बोल रहे, कस्टोडियन उसका टेक केयर करेगा, तो वक्फ से निकल गई ना प्रॉपर्टी, वक्फ से निकल गई प्रॉपर्टी। वो क्यों करे आप? वो किसको रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाना चाह रहे बताओ आप? ये ऑल इन ऑल है। मैं इतना लंबा और बोल सकता हूं, मगर जो बेसिक, जो अहम अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट करी है, जिससे वक्फ को बर्बाद करने की पूरी कोशिशें की जा रही है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है हम उसकी तायीद करते हैं, और हम एक ही अपील करेंगे कि जहां कहीं भी जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो, आप उसमें उसको कामयाब करिए, और सबसे अहम बात ये, उसको पीसफुल रखिए और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराइए। हम अभी भी हम देश के प्रधानमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस पर गौर करिए। आप ये कानून सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज़ अच्छी है, वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है, हमको बताइए। ये हमको आपको इत्तला देना था। अगर आपके कोई सवालात है तो आप बारी बारी से मुझसे पूछ सकते, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका शॉर्ट में जवाब देने के लिए। हाँ, अमित शाह अपनी स्पीच में और पार्लियामेंट की जो वक्फ कमेटी है उसकी रिपोर्ट में लिखा गया कि ये प्रोविज़न हम बोरा कम्युनिटी के लिए ला रहे हैं, सेक्शन 2 का, मगर उस प्रोविज़न में उनका नाम ही नहीं है ना मैडम। उनको धोखा दे दिया आप, क्योंकि देखिए बोरा जो मुस्लिम होते, उनके जो स्पिरिचुअल हेड होते, उनको वो दाइल मुतलक कहते। तो उनके जितने वक्फ प्रॉपर्टीज होते उसमें मुतवल्ली नहीं होता, सिर्फ उनके दाइल मुतलक, माने उनका जो जैसा मुफद्दल साहब है वो ही हो सकते। आप उनका नाम लेके उनके खंधे पर रख के तोप चला दिया आप, मगर उनको ही नहीं दिया कुछ भी। आप प्रोविजन में जिक्र आना ना, उनका नहीं दिया, उनको नहीं है जिक्र उनका। और उसमें गवर्नमेंट सेक्शन 2 से एक रूट बना दी, अगर आपको वक्फ से निकलना है तो ट्रस्ट बना लो। आप एक्ट बना रहे ना, वक्फ को प्रोटेक्ट करने का एक्ट बना रहे, मगर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, बेटा ये रास्ते से निकल सकता है, निकल जा। तो पतली गली बोलते हैं, हैदराबाद में क्या बोलते हैं, पतली गली से पकड़ ले, वो पतली गली से रास्ता बता रहे आप। They are saying if you create a trust now, you can come out of waqf. अब आप बताइए, is this in the interest of waqf? आप पूरा बाजा बजा रहे हिंदू भाइयों में जाके, और हम ऐसा कर दिए। अरे तुम रास्ता बता रहे निकलने का, तुम कैसा रास्ता बनाते हैं ट्रस्ट का? एक मिनट, आप पूछिए ईश्वर जी क्या कहा। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूँ, और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। हाँ हाँ हाँ, एक बात सुनिए, मेरे को मालूम था आप पूछेंगे बात, क्योंकि आपने आपके ऊपर के लोग बोले आपको, मेरे कहीं जा रहे तो पूछो बोल के। हम ये पूछ रहे कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहाँ चला है बाबू,
एक पूना महाराष्ट्र में एक गरीब की झोपड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिए कि वो एक 14 साल का बच्चा कुछ नारा लगाया, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। अभी उसका भी तो पूछ लो प्यारे। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना मगर पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। नहीं, तुम्हारा ज़रा मैं समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में पूछ लो मेरे से, अच्छा रहता, मैं क्लैरिटी से बोल सकता हूँ। वरना नहीं, तुम जो बोल रहे ना डबल मीनिंग आ रहा उसमें, तो तुम ज़रा इंग्लिश में पूछ लो, क्लैरिटी से पूछ लो, मैं बोलता हूँ। Just hold on. हाँ? Where? No. See, you are trying to enlarge an issue. All India Muslim Personal Law Board has taken a decision to protest against this black unconstitutional Waqf amendment law that has been made by the Narendra Modi government. That is the decision that has been taken, and they have called for protest till Bakrid. And then on 22nd of this month, let me check the exact date. On the 22nd of this month, in Talkotora Stadium also there is going to be a protest meeting. And to answer your question, who made this law? It is the government of India, of the Prime Minister's government, Narendra Modi government has made this law. So we are protesting against this government also. अम्मा कुछ नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं पर्सनल लॉ बोर्ड, सुनिए, पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन है, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में जो बोला हूँ और पार्लियामेंट की जो जॉइंट वर्किंग कमेटी में जो हमारे डिलिब्रेशंस हुए, जो हम अपनी बात को रखे, और मेरी जो डिसेंट रिपोर्ट है जो 122 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। My dissent report is publicly available. I would request each and every right-thinking Indian to please read it. उसको पढ़िए आप। मैं यकीन जानिए, आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके दिलों में जो शक और शुबा है, जो सस्पिशंस हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, वो क्लियर हो जाएगा। और ये बार बार बीजेपी बोलती है अरे नहीं, ये लोग तो जहाँ दस्ते रखे इनकी वक्फ हो जाती। कोई होता क्या ऐसा? बोलिए आप। दस्ती रखे तो वक्फ क्यों हो जाती? मैं दस्ती नहीं रखा, मैं पार्लियामेंट में 20 साल से पढ़ रहा हूँ। पार्लियामेंट नमाज में मेरी हो गई, पार्लियामेंट 20 साल से पढ़ रहा हूँ पार्लियामेंट नमाज में, कोई कोने में जाके। अगर टाइम मिला तो सामने मस्जिद चले आता हूँ। बाज़ वक्त डिबेट्स ऐसे चलते पार्लियामेंट में कि आपको स्पेशली मगरिब का टाइम कम रहता आपके लिए, तो आपको पार्लियामेंट में हम कोने में पढ़ते। मैं नहीं बल्कि हमारे असराउल्लाह कासमी मरहूम जनाब बर्क साहब, ऐसे कई एमपीज़ को हम तो बाज़ कोने में साथ पढ़ लेते थे। क्योंकि आप जब अपने घर से दूर जाते तो सफ़र की नमाज होती, खसर बोलते, कम नमाज छोटी हो जाती हो, तो मेरी हो जाती पार्लियामेंट। तो कोई समझने की बात तो होना ना। और ये आप बोल रहे नहीं आपकी प्रॉपर्टी वफ़ कर सकते, आपकी प्रॉपर्टी वफ़ हुई ना। आप एएसआई कब बना? एएसआई कब बना? 1880 में एएसआई बना ना।
अब मक्का मस्जिद जब बनी एएसआई था क्या वहां पे? चार मीनार जब बना जब एएसआई था क्या? लाल किला जब बना एएसआई था क्या? कुतुब शाही मस्जिदें अपने हैदराबाद में ईश्वर रेड्डी साहब देखे जब एएसआई था क्या? वो क्या था? वक्फ बाय यूसेज है, बाय यूसेज वक्फ है वो। आज आप बोल रहे नहीं एएसआई में आ गया तो मेरी हो जाती, वक्फ की रहती। ये तो नाइंसाफी है ना। ये तो अब छीन रहे मुझसे आप मेरी प्रॉपर्टी को। संभल का केस चल रहा, पूरा संभल का केस चल रहा, आज आप लॉ बना दिए नहीं, इट इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। व्हाट विल रिमेन ऑफ द संभल मस्जिद देन? ऐसे कई आप जो काम नहीं कर सकते थे ये लॉ से कर रहे हैं पूरा। मैडम, चाहे पीलू खान हो, इखलाक हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी की मौत हो, चाहे कहीं भी मॉब लिंचिंग होती हो, चाहे मुर्शिदाबाद के उस बाप बेटे को मारा गया हो, और फिर एक पुलिस फायरिंग के आप क्यों नहीं बोल रहे एक मुसलमान मरा, उसमें आप बोलो ना, पूरा बोलो ना मैडम। दो लोग ऐसा मरे, पुलिस फायरिंग में मुसलमान मरा। हम हर वायलेंस को कंडेम करते हैं, बल्कि हम तो नाथूराम गोडसे जो करा उसको भी कंडेम करते हैं। इस देश का सबसे पहला आज़ाद हिंदुस्तान का टेररिस्ट था तो नाथूराम गोडसे था। और इस देश में पिछले 10 साल में तो 11 साल में तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। अब हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग इतनी देर से कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि ज्योतिबाई फूले के ऊपर पिक्चर बन रही है और उस पिक्चर में ये फैक्ट है कि दलितों के ऊपर जुल्म हुआ, हो रहा है और होता रहेगा। उस जमाने में ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले जब अपनी तहरीक का आगाज किए थे तो उस जमाने में दलित जो है अपने इस सीने के सामने एक क्ले पॉट को लगा के और अपनी पीठ के पीछे एक झाड़ू को लगा के, चाहे जब वो चलता था तो अपर कास्ट के लोग जो थे वो ये बोलते थे कि तू हमारी जमीन पर नहीं चला ना, थूकना, तो उन्हें थूकता था बेचारा तो अपने उस क्ले पॉट में, और पैरों के कदमों को अपनी झाड़ू से साफ करता था। उस सीन को निकालो बोल रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये। यानी नरेंद्र मोदी हर पिक्चर को प्रमोट करते, क्यों नहीं पिक्चर को प्रमोट कर रहे ज्योतिबाई फूले के पिक्चर को? हिस्टोरिकल फैक्ट है ना ये कि अपर कास्ट के लोग उस जमाने के दलितों को बोलते तुम हमारी बस्ती में आ रहे तो अपने गले में क्ले पॉट रखो और पीछे झाड़ू लगा के, ताकि तुम्हारे कदमों के निशान मिटते जाए और तुम थूकना है तो उसमें थूको। ये फैक्ट है, ये कौन डिनाई कर सकता? नरेंद्र मोदी पिक्चर प्रमोट कर रहे ना, कौन से पिक्चरों को प्रमोट करें? ये पिक्चर को प्रमोट करो। क्यों सीबीएफसी बोल रही कि निकालो ये सीन, निकालो वो सीन, निकालो वो सीन निकालो, क्योंकि अपर कास्ट के लोगों को तकलीफ हो रही। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? हम पूरे अपर कास्ट को नहीं बोल रहे, उस जमाने में जो अपर कास्ट के लोगों ने किया हम उसको बोल रहे हैं, वो फैक्ट है ना। आप उसका सवाल ही नहीं कर रहे। ये फैक्ट है, ये भी देख लो आप जरा। अरे अभी तो बात करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करेंगे, वो लोग क्या डिसाइड करेंगे हम देखेंगे। Please understand, this government believes in theory of confusion and they are not telling you the full truth. The full truth is that there are many tribunals in our country which are formed under an article of the Constitution, and any of the decisions or judgments that a tribunal has been gives, you file a review petition in the High Court, right? You don't file an appeal. But this government has deliberately told, especially to the majority Hindu community, that this Waqf board decision cannot be challenged in court. A review itself is a challenge, isn't it? आप रिव्यू डाल रहे तो क्या आपको हाई कोर्ट नहीं जा रहे आप?
अच्छा, इनकी झूठ की मिसाल एक और देख लो आप। गुजरात का एक मिसाल देते हैं लोग, सूरत का। सूरत में क्या बोलते हैं, सूरत का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। वक्फ बोर्ड बोला कि वो मुगल सराय है, मगर ये जब ट्राइब्यूनल में गया तो ट्राइब्यूनल बोला ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तारीफ करो ना बॉस, वहां वक्फ बोर्ड, गुजरात का वक्फ ट्राइब्यूनल ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है ये, तो ट्राइब्यूनल का जजमेंट को आपको तकलीफ नहीं हो रही। जब यानी आपके फेवर में आया तो अच्छा, आपके खिलाफ गया तो बुरा। तो आप किस तरह की जुडिशरी चाह रहे हैं? और ट्राइब्यूनल का, वक्फ ट्राइब्यूनल का जो अभी जो 95 एक्ट में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाय द CJI चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट will always be under the administrative control of the high court of the chief justice. Now you are saying retired judge, can he be under the administrative control of the chief justice of that particular state high court? No, because he's a retired judge. And as a politician, as a member of elected member of assembly and parliament, and you as esteemed journalists know that whenever government appoints this inquiry commission headed by retired judge, with all due respect to them, either the reports don't come or they take a very long time to come. आप देख लो, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं इन रिटायर्ड जजेस के सामने गया, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें गोलियां लगी, बच्चों को शहीद हो गए, एक रिटायर्ड जज साहब को बनाए, हमारे एडवोकेट शफीक महाजिर साहब को हम साथ लेके वहां पे गए, बेहतरीन जिरा करे वो। रिपोर्ट अब तक नहीं आई बाबू, रिपोर्ट आई नहीं अब तक। 1998-99 में या 2003 में तालाब कट्टे में फायरिंग हुई, एक औरत अपने घर में बच्चे को दूध पिला रही थी, डेथ हो गई उसकी। रिटायर्ड जज को बनाया, उनका इंक्वायरी चली GHMC ऑफिस में, मैं गया वहां पे कई हियरिंग में, क्या हुआ रिपोर्ट का मेरे को नहीं मालूम। मैं ये नहीं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, आपको एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। ट्राइब्यूनल में अगर जब डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है। अच्छा, हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में समरी एविक्शन पावर्स है, एंक्रोचमेंट को निकाल सकते, यहां पे नहीं दे रहे आप। और अभी वक्फ बोर्ड का प्रॉब्लम क्या, अगर वक्फ बोर्ड कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जीत गया, शौकत मिसाल तौर पे केस जीत गए ईश्वर रेड्डी के खिलाफ, मैं दोस्ती में बोल रहा हूं, तो जीतने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी मेरे को एग्जीक्यूटिव पिटीशन, ईपी पिटीशन यहां आके डालना पड़ता है, यहाँ पे हाई कोर्ट में, यहाँ के लोकल कोर्ट में। आप जीतने में नहीं आती आपको ईपी डालना पड़ता है यहाँ पे। इतना रेगुलेशन है वक्फ बोर्ड में, इतना रेगुलेशन है। अच्छा, कैसा वक्फ कैसा होता? अगर शौकत अपनी प्रॉपर्टी दे रहे, वक्फ बोर्ड को लेटर लिखते, वक्फ बोर्ड क्या करता? सर्वे कमिश्नर का काम एक्सपर्टीज है, सर्वे कमिश्नर कलेक्टर से ऊपर है। सर्वे कमिश्नर उस जगह पे जाके सर्वे करने से पहले पब्लिक को बोलता मैं जा रहा हूं यहाँ पे, प्रॉपर्टी शौकत की है नहीं है बोलो। वहां जाके सर्वे करते, डॉक्यूमेंट्स देखते, उसके बाद सर्वे कमिश्नर सेटिस्फाई तो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखते, चीफ सेक्रेटरी गजट इशू करता। अब क्या हो गया, आप कलेक्टर करेंगे, और कलेक्टर क्या करेंगे? कलेक्टर भाई, अगर आप वीरप्पा मौली की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी रिपोर्ट पढ़िए, उसमें वीरप्पा मौली की रिपोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को और बर्डन मत करो आप। और कलेक्टर तो गवर्नमेंट अपॉइंटी है ना भाई, उन्हें सर्वे करने जाएंगे। अब क्या होगा, शौकत बोलेंगे मेरी प्रॉपर्टी है, तो कलेक्टर बोलेगा नहीं शौकत साहब ठहरो जरा। उन्हें बोलेंगे कौन ऑब्जेक्ट कर रहे, जाके ऑब्जेक्ट कर दे, खत्म, सर्वे भी नहीं होता, नहीं इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। अरे क्या है भाई, आप कौन सा काम कर रहे वक्त के लिए, हम पूछना चाह रहे। तो ये चीजें हैं। No. You listen to me. Section 40, I'll tell you the truth. You should go and read the answers given by the Ministry of Minority Affairs to the Waqf Parliament Committee. In last 30 years, Section 40 has been used in only 500 odd cases.
and out of that 500 odd cases only 8 people have gone to the court. अगर 30 साल में 500 ऑड केसेस में सेक्शन 40 इस्तेमाल हुआ जो सीओ के पावर्स है, और सेक्शन 40 तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी है, तेलंगाना हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी, आंध्रा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी है, जब वहां पे अच्छा है तो यहां खराब कैसा हो गया प्यारे? अच्छा क्यों खराब हुआ बोलता हूं आपको मैं। अब आप सुनो, सेक्शन 40 के तहत जब भारत के सबसे दौलतमंद आदमी ने खोजा ऑर्फनेज की वक्फ प्रॉपर्टी को खरीद लिया, तो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के 2 सीओज ने 2 सीओज लेटर लिख के बोले कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ कैन नॉट बी एलियनेटेड, तो उनका ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। इसीलिए सेक्शन 40 निकाल रहे। पार्लियामेंट कमेटी को आंसर दिए, आई कैन प्रूव इट, मैं लाना था आपको बता। 30 साल में 500 बार या 500 ऑड बार सेक्शन 40 इस्तेमाल हुआ, उसमें से सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए उसके खिलाफ, वो कामयाब है नहीं। अच्छा सेक्शन 40 क्यों जरूरी है? मुसलमानों में वक्फ वाल औलाद होता, वक्फ वाल औलाद यानी अगर कोई मेरी वक्फ की प्रॉपर्टी है, मैं बोलता हूं कि वक्फ का मतलब क्या है? मैं अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, ऑलमाइटी अल्लाह, यानी हिंदू बोलते हैं मैं भगवान को दान दे रहा हूं या डीटी को दान दे रहा हूं। मैं ये बोलता हूं कि मालिक तो अल्लाह रहेगा, मगर इसका जो बेनिफिशियरी आएगा वो मेरे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होना। वक्फ वाल औलाद है, हैदराबाद में बहुत है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? नहीं, वक्फ वाल औलाद उस वक्त नहीं होगा जब अगर आप बच्ची का हक मान रहे, मार के दे रहे, बच्ची का हक मार के दे रहे। अरे भाई, अगर कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैन, कोई मुसलमान भगवान अल्लाह मूर्ति के नाम पे या गुरु नानक के नाम पे, किसी गुरु के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को दे रहा है, उसमें बेटा बेटी का दोस्त का क्या मामला आ रहा? मैं दे रहा हूं ना भाई, मैं दे रहा हूं, उनको दे रहा हूं, मैं अल्लाह को दे रहा हूं, मैं भगवान को दे रहा हूं, मैं ईश्वर को दे रहा हूं, उसमें बेटा बेटी कैसे आएंगे? हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड को कोई अपनी प्रॉपर्टी दे रहा तो क्या उसमें बोल रहे बेटियों को हिस्सा मार के नहीं देना बोल के? पीएम केयर्स फंड में आप ये नहीं बोलते आई कैन गिव एनीथिंग आई वांट, क्या उसमें प्रोविजन है उन्होंने गर्ल्स का हिस्सा मार के नहीं दे सकते? आप क्यों रोक रहे भाई? मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं ना। आप बोल रहे नहीं बच्चों का हिस्सा मार के नहीं देना। अरे बच्चों का हिस्सा कैसा जब मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं तो? अच्छा फिर अगर आपको इतनी फिक्र है बीजेपी को बेटियों की, हिंदू धर्म में एक्वायर्ड सेल्फ प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ईश्वर रेड्डी साहब अगर आप चाहे तो अपनी जो भी आपके छोटी प्रॉपर्टी होंगी, बड़े दौलतमंद नहीं है मैं जानता हूं, आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी एक बेटे को एक बेटी को दे सकते हैं, या उनको छोड़ के आप महल्ले में किसी को भी दे सकते हैं, उस पर कोई प्रोविजन नहीं है। या और मुसलमानों में क्या, मुसलमानों में अगर किसी को 2 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे, तो मैं एक को 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता हूं, लीगली 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता हूं मैं किसी को भी। रोशन साहब नहीं दे सकते आप, आपकी प्रॉपर्टी यू कैन नॉट गिव मोर देन 1/3। आप वहां पे निकलाओ ना, क्यों? वहां पे हिंदू धर्म में आप बोल रहे कि विल पावर आपका नहीं, बाय विल यू कैन गिव इट। यानी आप देखते जाओ इनके जो नाइंसाफियां हो रहे हैं, ये कहां कितना टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। नहीं मैडम, देखिए वो लोग तो पार्टी विप की बुनियाद पे और पार्टी डिसीजन की बुनियाद पे अपना फैसला लिए ना, तो उनको नहीं हम तो आज भी बोल रहे हैं कि आप जो काम करें गलत काम करें। चंद्रबाबू नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू मैं समझता था कि बहुत हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं 94 से 2004 तक एमएलए था। ईश्वर रेड्डी साहब के बाल काले थे, शौकत साहब के बाल काले थे, मेरे भी बाल काले थे। जब 1999 में चंद्रबाबू नायडू कुलाटी मार के, सेकेंड टाइम कुलाटी मार के अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट करे। 2002 गुजरात हुआ। ईश्वर रेड्डी साहब आप मेरे को करेक्ट करना,
नहीं नहीं नहीं, 100 टन चावल लेके बोले मेरे को 100 टन चावल मिले, बोले नहीं बोले। आप देख लो, हजरत गूगल पे जाके देखो आप। 2002 में गुजरात को में सपोर्ट करे जब बीजेपी को, 2004 से लेके 2014 तक चंद्रबाबू नायडू पावर में नहीं थे। अब चंद्रबाबू नायडू ऐसा रॉन्ग डिसीजन लेके अपने बेटे लोकेश का फ्यूचर परेशान कर दिए। वो उन्होंने तो 70 के 76 के हो गए ना आप, हाँ 70 और 75। अरे वो बच्चे का फ्यूचर है ना बाबू साहब। आप गलती करें 10 साल, अच्छा डिवीजन ऑफ तेलंगाना आंध्रा के बाद ही पावर में आए ना आप। अगर डिवीजन नहीं होता तो आप आते ही नहीं थे। तो इतनी बड़ी गलती कर दी है। नीतीश कुमार, बिहार का एंडोमेंट बोर्ड जाके देखो आप, 1950 का एंडोमेंट बोर्ड का कानून है, उसमें क्या बोल रहे, खाली हिंदू मेंबर बन सकता। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में हिंदू के डेफिनेशन में हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है। बिहार में आग क्या बोल रहा, ओनली हिंदू, यानी सिख भी नहीं बन सकता उसमें। हमारे हिंदू भाइयों को हम बोल रहे हैं कि भाई जब आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है। ठीक है, आप असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करो, रोज गाली दो मेरे को उठ के, रोज SMS करके गाली दो, मेरी फोटो को देख के थूक लो, आप जो करते करो, मगर ये तो समझो आपको ऊपर वाला भगवान अल्लाह आपको दिमाग दिया ना, सोचो आप ये आखिर ये नाइंसाफी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर क्या है बोलिए आप। ये सौतेला सुलूक है हमारे से। So now it is going. I cannot. No, I'm just asking. You decided to go for, why it is against the constitution of parliament. But the dispute is also there by TMC and few parties that the JPC rules were violated. Why not approach in that panel as well? See what happened. It's not JPC first. It was Joint Working Committee. Now what has happened in the committee? That report has been given to the parliament. How can the Supreme Court tell this happened in JW? Usually Supreme Court and courts will not interfere into the internal working of a legislature. We have theory of separation of powers. और कुछ सवालात नहीं है तो ख़त्म करेंगे। कुछ हाँ, कुछ नहीं है ना आप लोगों को। 1 to 1 नहीं होने वाला है, सुन लो आप। 1 to 1 नहीं होना, पूछना है तो पूछ लो। मैं 1 to 1 नहीं करने वाला हूँ। हम हमारे लोकल हैदराबाद के कोई आप लोग चैनल चलाते माशाल्लाह, आप लोगों का रीच बहुत ज़्यादा है, बोलो कुछ है, कोई पूछना है तो बोलो। कहाँ है सिद्दीक? में नहीं आए। देखिए एक प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें हर मकतब फ़िक्र के, हर मसलक के लोग, ज़िम्मेदार लोग उसके मेंबर हैं। यहाँ पर 1.5 ईंट की दीवार उठाना है, मस्जिद बनाने का चक्कर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे लिए एक मुअज़्ज़ज़ ऑर्गेनाइजेशन है और उनका जो फ़ैसले हुआ है हम उस फ़ैसले की तायद करना चाहिए। और आप एहतजाज को पुरअमन रखिए और कोशिश ये करिए कि हमारे हिंदू धर्म के भाइयों को, उन बहनों को, सिख हमारे भाई बहन को, जैन भाई बहनों को हम ये बताएं कि जब आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा कैसे हो सकता है। बोलो भाई। हाँ, अब देखिए, अब तो शरबत जिहाद हो रहा है। लव जिहाद से शुरू हुआ, ज़मीन जिहाद हो गया, अब शरबत जिहाद हो रहा है। जॉब जिहाद था। अरे क्या है रे भाई, मीठा है वो पीते पियो, नको नको पियो। अब उसको भी नहीं, शरबत जिहाद। अरे क्या है भाई ये, कहानी। आप कितनी नफरत पैदा करेंगे मुसलमानों के खिलाफ। अरे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, बेचो, मगर उसमें जिहाद क्यों लेके आ रहे भाई उसमें आप। अरे कैसा होगा ऐसा अगर आप इस मुल्क को ऐसा चलाएंगे। विकसित भारत हम बनना चाह रहे, हम भी बनना चाह रहे विकसित भारत। आप विकसित भारत ऐसा बनेंगे जिस देश की 18 करोड़ आबादी को इस तरह जलील और रुस्वा करके, उनके ईमान पर हमला करके, उनकी मस्जिदों को छीनने करे, कैसा विकसित भारत बनेगा। हम कैसा चीन से मुकाबला करेंगे। और टैरिफ का तो देखो आप, मैं टैरिफ का सबसे पहले आदमी था, टैरिफ के बारे में बोला था। अभी टैरिफ का देखो तमाशे होने वाले हैं।
कितना परेशानी होने वाली डेयरी इंडस्ट्री को देखो आप। अब वो बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, सितंबर तक पहला उसका होगा, अल्लाह को मालूम क्या क्या होने वाला है। अरे असल क्या ये बोल दिए ना इतने पूरा, इसीलिए हम लोग उर्दू में बोलते अलीफ से लेके वस्सलाम तक पूरा खोल दिए, खोल खोल के बोल रहे, पूरा एक्सपोज कर दिए। अरे देखिए मैडम, पहले देखिए, पहले क्या बोलते थे, इस्लाम में वक्फ नहीं है। अरे कुरान में इन्फाक के ऊपर मेरे ख्याल से 70 ज़्यादा आयतें हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं। अरे कोई पार्लियामेंट में एक बीजेपी के मेंबर खड़े को बोले ये मुस्लिम कंट्री में वक्फ नहीं है, ये मुस्लिम कंट्री में वक्फ नहीं है, उसमें नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत की तुलना आप उनसे क्यों कर रहे हैं? आपको उनसे उतनी मोहब्बत क्यों हो गई? भारत एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पर अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, और जिस कंट्रीज का नाम ले रहे झूठ इतना, वहाँ भी वक्फ है। मैं आप लोगों के इत्तला के लिए बता रहा हूँ, हमारे बर्ग भी बैठे हुए हैं, आप नजफ करबला गए ना, अब आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को झूठ है बोल देना, क्या वहाँ पर पानी के कुएं नहीं है हज़रत अली के वक्फ किए हुए? 1400 साल पुराने हज़रत अली जब खलीफा थे, खलीफतुर राशिदीन हज़रत अली मुर्तज़ा जो खलीफा थे, उन्होंने वक्फ करे कुओं को पानी के, अब तक है, अब तक है। सिंगापुर में वक्फ है, मालूम आपको? सिंगापुर, मलेशिया छोड़ो, सिंगापुर में वक्फ है, टर्की में है, मोराको में है, कहाँ नहीं है? नहीं है। नहीं, वो मोहम्मद गौरी आया था। अरे इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सीखे, मोहम्मद गौरी से नहीं सीखे हम। नहीं वो नुला, अरे इस्लाम में है, वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है मुसलमानों के लिए। अब उन्होंने आया था, आप देखो कैसा कंफ्यूजन है। अमित शाह प्रॉफिट मोहम्मद की का जिक्र करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके पार्टी के लोग दूसरी बात बोल रहे हैं। उन्हें बोलने के बाद एक उनका टॉप मोस्ट लीडर कोई बात बोला तो कम से कम उस पर तो कायम रहना ना, उस पर भी कायम नहीं है। उनकी स्पीच के बाद उनके कई लोग सुन रहा था एमपीज को, उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं, अमित शाह को वो लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए। आप स्पीचेस पढ़ो उन लोगों के। माने ये अगर इस तरह की नफरत आप में है मुसलमानों के ताल्लुक से, तो फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभा पाएंगे। थैंक यू। तो आप लोग आइए 19 तारीख के दिन प्लीज, सब आप लोग।